क्वेश्चंस सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए थे हमारे आरटीपी के, डिस्कशन भी हुआ था और राइटिंग प्रैक्टिस भी हुई थी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बंच. ओके, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग द आरटीपी फॉर दिसंबर 2022 अटेम्प्ट. ठीक है, चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए भी एप्लीकेबल है. अंकित जो है, अंकित नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर हिज एग्जाम्स. अभी पूछा मैंने आपको. ओके, हाँ, अंकित कहाँ है? अकाउंट. वो शॉप में गया होगा ब्लैक पेन खरीदने के लिए. चलो. He went to a nearby stationery shop and told the seller for a black pen. तो when he went to the seller, he told the seller कि मेरे को black pen चाहिए. Seller gives him a pen saying that it is a black pen, but it is clearly mentioned on the packet of the pen that it is a blue ink pen. It is clearly mentioned on the packet that it is a, बोलो ना, blue ball pen और जो भी है blue ink pen. Ankit ignored that and takes the pen. After reaching his house, Ankit finds that the pen is actually a blue pen. Now Ankit wants to return the pen with the words that the seller has violated the implied condition of sale by description. Whether Ankit can do that, you have to answer according to the provisions of the Sale of Goods Act. एक concept आपने पढ़ा था, caveat emptor. Very good. Caveat emptor कहता था let the buyer be aware. Let the buyer be aware. तो कल जाके अगर बायर का बैड सिलेक्शन था तो सेलर इस केस में रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ओवर एंड अबव दैट, अगर रीजनेबल इंस्पेक्शन से द सेलर, दैट इज द बायर, कुड हैव फाउंड आउट कि ये गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के नहीं है जो मैंने मांगे है, या ये गुड्स में ऐसा कुछ डिफेक्ट हो सकता है जो रीजनेबल इंस्पेक्शन से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो उस केस में आप बायर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. आप बायर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और सेलर को लायबल ट्रीट नहीं कर सकते. इस केस में मुझे बताओ, पैकेट क्या चीख चीख कर कह रहा था दैट द पेन्स इनसाइड आर ब्लू इंक पेन्स? अरे हाँ या ना? तो उस वजह से माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस अंकित विल नॉट बी प्रोटेक्टेड एंड अंकित विल नॉट बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट द सेलर. रेफरेंस क्या आएगा? केविएट एम्प्टर का रेफरेंस आएगा. ठीक है, चलो लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1, आप कोशिश करोगे फैक्ट्स लिखने की? चलो ट्राई, लेट्स ट्राई. 1 मिनट का समय देती हूं, कोशिश कीजिए ना फैक्ट्स लिखने के लिए. केविएट एम्प्टर हमारा यूनिट नंबर 2 था. क्वेश्चन बायर, लेट द बायर बी अवेयर. कुछ याद है क्या आपको? फैक्ट्स लिखते वक्त इमोशनल नहीं होना है. एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस में यू नीड टू कंप्लीट द फैक्ट्स. डोंट बिकम वेरी इमोशनल फॉर राइटिंग डाउन द फैक्ट्स. यस बेटा, होमवर्क चेक होगा बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज सेशन. ओके, थोड़ा बहुत हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते, फिर होमवर्क चेक करते जो आपने कल लिखा था वो. डोंट वरी. भव्या एंड श्रद्धा, क्या हुआ? नहीं, ये लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे हैं, उन्होंने मैसेज भेजा था मैम होमवर्क, तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ. यस, वर्ड्स विल बी अंडरलाइंड विथ अ पेंसिल. कल बोला था ना मैंने बेटा, ये नहीं, कुछ तो बच्चे ने मैसेज भेजा है कि मैम अंडरलाइन हम पेंसिल से करें या पेन से? पेंसिल से.
तो देखो ना, सुन रहे हो क्या आप? वैसे तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि आपके गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच होने चाहिए, अग्रीड, बट ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस ना. इवन यू हैव टू बी कॉशियस. आप ऐसे ही नजरअंदाजी पेश करोगे, नेग्लिजेंटली बिहेव करोगे हर बार, क्या हम बायर को प्रोटेक्ट करेंगे? थोड़ा तो कॉमन सेंस आपको भी तो होना चाहिए. याद कीजिए मेरी जो फ्रेंड बैंकॉक को शॉपिंग करने गई थी, वो टी शर्ट जो था उससे से आगे का हिस्सा था, पीछे का हिस्सा था ही नहीं. कुछ याद है क्या आपको? तो इवन यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस. आप ऐसे कुछ भी स्टूपिड जैसे बिहेव करोगे और बोलोगे नहीं प्रोटेक्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू कैनॉट बिहेव इन अ नेग्लिजेंट मैनर एंड एक्सपेक्ट कि कानून आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. आपको थोड़ा तो भी केयरफुल रहना जरूरी है. तो हम सभी चीजों का कॉन्टेक्स्ट यहां पे लिखने वाले, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4 or 5 marks question. Okay, write down point number 2. I'm assuming facts are done. Okay, very good. लिखो point number 2. जितेश कह रहा है मैम सेम थिंग हैपेंड विथ मी ट्वाइस. आई वॉन्टेड अ ब्लैक पेन बट गॉट अ ब्लू इंक पेन. जितेश, ओके लिखिए. ओके, where the goods are bought, लिखो, where the goods are bought by description, where the goods are bought by description, from the seller who deals in the goods of that description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. That the goods shall correspond with the description. देखो, उसी रेफरेंस में आपको और एक सेंटेंस लिखना है. ये जनरल रूल हो गया कि अगर मैंने मैंने अगर ब्लैक बॉल पेन मांगी है तो सेलर की जिम्मेदारी होती है कि वो मुझे ब्लैक बॉल पेन ही दे. बट अब अगर मैं ही नजरअंदाजी पेश करती हूं, विल दिस रूल बी एप्लीकेबल टू मी? नो. सो बेसिकली दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, जो अंकित के केस में भी और यहां पे इस बच्चे के केस में भी एप्लीकेबल होगा, है ना? तो जितेश के केस में भी एप्लीकेबल होगा. तो उसी में रेफरेंस में आप पॉइंट नंबर 2 लिखिए. बट वेयर द बायर कुड फाइंड आउट, but if the buyer could find out about the defect of the goods by ordinary examination, then this rule shall not apply. कोमल, आप आपका डाउट पूछ सकते हो. Then this rule shall not apply. Next, point number 3. सो बेसिकली पॉइंट 3 में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो पॉइंट 2 में हमने कानून के बारे में रेफरेंस दिया है ना, उसको हम अंकित के केस पे अप्लाई कर रहे हैं. वी आर प्रैक्टिकली अप्लाइंग द लॉ. जैसे साइंस में कैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे
हम लिखते थे ओम्स लॉ क्या कहता है, फिर हमने साइंस लैब में वो एक्सपेरिमेंट किया होता, फिर हम बताते कि हमने कैसे ओम्स लॉ को हमारे केस में अप्लाई किया, फिर हम कंक्लूजन लिखते थे. तो ऐसे ही होता था ना, फैक्ट्स, फिर लॉ, फिर हाउ वी अप्लाइड इट एंड देन वी आर कंक्लूडिंग इन द सिमिलर मैनर. पहले हमने फैक्ट्स लिख दिया कि अंकित के केस में हुआ क्या है, फिर हमने यहाँ पे ओम्स लॉ तो नहीं बट केविएट एम्प्टोर लॉ और उसका एक्सेप्शन के बारे में रेफरेंस दिया है, एंड नाउ वी आर अप्लाइंग इट टू अंकित का केस. और फिर एंड में हम लोग वन लाइनर में कंक्लूजन देंगे कि फाइनली ये सब होने के बाद अब होना क्या चाहिए. वो रिसाइन नहीं कर सकता, वो सेलर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, यही आप ऐसा कंक्लूजन दोगे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है. तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है वेदर अंकित कैन डू व्हाट ही वांट्स एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नो नो, यू कैन नॉट डू व्हाट यू वांट. इज्जत से आपको वो पेन अपने पास रखनी पड़ेगी और दूसरा ब्लैक बॉल पेन लाना पड़ेगा चेक करके, नहीं तो तीसरी बार भी वही होगा. ठीक है. तो लिखिए पॉइंट नंबर 3. In the given case, Ankit had ordered a black ball pen. Ankit had ordered for a black ball pen in the stationery shop. तो देखो स्टेशनरी शॉप है, मतलब क्या सेलर ऑर्डिनरीली स्टेशनरी में ही डील कर रहा है? यस. सो अंकित हैड ऑर्डर्ड फॉर अ ब्लैक पेन. ठीक है, ब्लैक एक्चुअली इंक और बॉल कुछ नहीं लिखा है तो इसलिए ब्लैक पेन इन द स्टेशनरी शॉप. फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस. बट द सेलर गेव हिम a blue ink pen stating that it is a black pen. Seller gave him a blue ink pen stating that it is a black pen. However, the packet clearly mentioned that it is a blue ink pen. Thus it is Ankit who could not find this defect. Through his ordinary diligence. मतलब कॉमन सेंस. डिलीजेंस का स्पेलिंग बोलो, आता है ना? DILIGENCE. थ्रू हिज ऑर्डिनरी डिलीजेंस. और लास्ट पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट नंबर 4. हेंस Ankit cannot return the pen. Hence, Ankit cannot return the pen. वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? एक बार चेक करो तो. ऑडिबल है ना? नौकार जैन, चेक द इंटरनेट कनेक्शन एट योर साइड, बट आई एम नॉट ऑडिबल. मे बी क्योंकि सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ऑडिबल है ना? ठीक है. देन देर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम नौकार जैन्स इंटरनेट कनेक्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 8. मैम आरटीपी से एग्जाम में आता है क्या? गुड क्वेश्चन बेटा. Okay. Akash purchased a television set from Jetalal.
द ओनर ऑफ गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोलते हैं? गड़ा। तब अभी एग्जामिनेशन में जेठालाल, ये कुछ कुछ याद नहीं आएगा। पोपटलाल, जेठालाल, बबीता जी, बस बस बेटा। बबीता जी याद आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसलिए आपको गुमराह करने के लिए दिए हुए हैं। देखो, इंस्टीट्यूट सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं कर रही है, ये सब भी देख रही है कि कितना आप सेल्फ कंट्रोल रखते हो। आ जाइए। सो आकाश परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल, द ओनर ऑफ क्या, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन द कंडीशन दैट द फर्स्ट 3 days he will check its quality, and if it is satisfied, and if he is satisfied, he will pay for it, otherwise he will return the television set. तो ये केस हमने देखा था। मैंने कहा था आपने बाजू के शॉप में से 1 हफ्ते के लिए गिटार लिया था और कहा था इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, यू विल परचेज इट, इफ नॉट यू विल रिटर्न इट। तो अब बताओ मुझे ऐसे केस में जहां पे यहाँ पे आकाश ने टेलीविजन सेट 3 दिन के लिए लिया है, बोल कर कहा है कि मैं 3 दिन के लिए ले रहा हूं, सेल कब होगा? बताओ मुझे, सेल कब माना जाएगा, कब हुआ है? पहली बात तो 3 दिन के पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया है, कहा है कि ठीक है मुझे ये टेलीविजन सेट अच्छा लगा है, मैं ले रहा हूं। मतलब यू आर सिग्निफाइंग योर अप्रूवल, यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर सेल। या तो फिर टाइम लैप्स हो गया, मतलब 3 दिन हो गए, फिर भी आपने वो टेलीविजन सेट को रिटर्न नहीं किया। या तो और एक केस है, आपने ऐसी कुछ हरकत की जो एक्सेप्टेंस प्रूफ करती है, जैसे कि यू प्लेज्ड द टेलीविजन सेट। प्लेज कैन ओनली बी डन बाय ओनर्स, मतलब आपने इनडायरेक्टली इस टेलीविजन सेट की ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक तीनों में से कोई भी एक घटना नहीं होती है, यू कैन नॉट अज्यूम दैट द सेल हैज बीन डन। अरे हाँ है ना? और हो सकता है पोजेशन आपके पास है, बट आप अभी तक उस टेलीविजन सेट के ओनर नहीं हो। तो देखो, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन द गुड्स एक एस्पेक्ट होता है और डिलीवरी इन द गुड्स अनदर एस्पेक्ट होता है। हो सकता है आपके पास टेलीविजन सेट है बट अभी भी आप टेलीविजन सेट के ओनर नहीं हो। उल्टा भी हो सकता है, जैसे जेठालाल ओनर है बट उसके पास वो टेलीविजन सेट का पोजेशन नहीं है। इस केस में चलो आकाश और जेठालाल ने यही डिस्कस किया है कि 3 दिन तक आकाश आप टेलीविजन सेट आपके पास रखिए और मुझे इन 3 दिनों में बता दीजिए कि आपको ये टेलीविजन सेट खरीदना है या नहीं खरीदना है। ठीक है, सो द टाइम पीरियड दैट वाज गिवन वाज 3 days। ऑन द सेकेंड डे, 3 दिन हुए या नहीं हुए? ऑन द सेकेंड डे unfortunately the television was spoiled due to an earthquake, natural calamity beyond the control। ऐसा नहीं था कि आकाश ने कुछ गलत किया है टीवी के साथ, आकाश ने तोड़ा फोड़ी की है क्या? बोलो ना, earthquake act of God है क्या? आकाश की इसमें कोई गलती है? जेठालाल demanded the price of television set from Akash, whether Akash is liable to pay the price under the Sale of Goods Act, who will ultimately bear the loss। पहली बात तो आप लोग जानते हो, जो ओनर है वही क्या रिस्क को बेयर करता है। तो अब देखो, इसमें सवाल इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ओनर कौन है गुड्स का, जेठालाल या आकाश? क्यों जेठालाल? क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है ट्रांसफर? क्योंकि अभी तक 3 दिन लैप्स हुए नहीं है। ये 2 दिनों में भी आकाश ने अपना कंसेंट नहीं दिया है, सही या गलत? और इन 2 दिनों में आकाश ने ऐसी भी कोई हरकत नहीं दी है या की है जिससे कि ऐसे लगे कि उसने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। मतलब बेसिकली देयर वाज नो एक्ट दैट वाज डन व्हिच वाज शोइंग दैट द ओनरशिप वाज एक्सेप्टेड। इन शॉर्ट, ओनरशिप अभी तक पास नहीं हुई है। पहले भी जेठालाल का ही था टेलीविजन और जब अर्थक्वेक हुआ तब भी जेठालाल का ही है वो टेलीविजन। जो ओनर है वही रिस्क को बेयर करता है। हाँ, तो इसके वजह से अब पहले सवाल का जवाब दीजिए, वेदर आकाश इज लायबल टू पे द प्राइस? नो। एंड हु विल अल्टीमेटली बेयर द लॉस? जेठालाल विल अल्टीमेटली बेयर द लॉस। बट ये दोनों सेंटेंसेस आपके कंक्लूजन में आएंगे,
उसके पहले बहुत कुछ आपको आगे लिखना होगा, है ना? लिखिए पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्स. लिखो आप, 1 मिनट का समय दे रही हूं, फटाफट आपने लिखना है फैक्ट्स. ओनरशिप को हम लोग लीगल टर्म्स में कहते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स. आप लोग ओनरशिप नहीं लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखोगे आपके आंसर में भी. यू आर सपोज टू यूज दीज लीगल वर्ड्स. ओके, राइट डाउन. हाँ, देखो और कुछ एक्चुअली डिपेंड करता है. और कुछ क्या है? अगर आकाश के नेग्लिजेंट बिहेवियर के वजह से टेलीविजन सेट टूटा है, तब आकाश लायबल होता है. सो लुक, व्हेनेवर यू आर इन पोजेशन ऑफ समबडी एल्सेस गुड्स, जैसे कि आकाश के पास जेठालाल का टेलीविजन सेट है, ही एक्ट्स लाइक अ बेली. और बेली की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. ओके, तो कल जाके अगर आकाश नेग्लिजेंटली बिहेव करता है जिसके वजह से टेलीविजन सेट टूट गया, ही विल बेयर द लॉसेस. यस, ही मतलब आकाश विल बेयर द लॉसेस. बट यहां पे थिंग्स आर डिफरेंट. अक्षत जैन कह रहा है मैम एक बार फैक्ट्स बता दो. तो एक काम करो, आप में से कोई मुझे फैक्ट्स बताओ जो आपने लिखे. आप बताओगे? चलो, आई विल गिव दिस चाइल्ड अ चांस. तो चेकिंग भी हो जाएगा और इस बच्चे को जवाब भी मिल जाएगा. आपने जो फैक्ट्स लिखा है बोलो ना. Akash purchased TV from Jetalal on sale or return basis for 3 days. ओके, वंडरफुल, दैट्स फेयर इनफ. तो क्या हुआ है, आपने लिखा है फैक्ट्स में. पूरा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप नहीं लिख सकते हो, तो आपने यही लिखा है कि आकाश ने टेलीविजन सेट जेठालाल से लिया है 3 दिनों के लिए. ठीक है, देखो वो भी आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो. यू कैन ऑल्सो एड वन मोर सेंटेंस, बट ऑन द सेकेंड डे द टीवी गॉट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक. जो भी है, क्या हुआ है? गॉट स्पॉइल्ड. सो द टेलीविजन गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक. वो भी आप ऐड कर सकते हो. लिखो पॉइंट नंबर 2, रेफरेंस. लिखो according to the sale of goods act, according to the sale S capital of goods, G capital act का A capital, according to the sale of goods act comma 1930, when the goods are delivered to the buyer, when the goods are delivered to the buyer on approval basis, on approval basis, comma, the property passes to the buyer, the property passes to the buyer. अभी नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट बुलेट दीजिए या ए पॉइंट दीजिए, जैसे भी आपको देना है. द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर, ए पॉइंट, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस. व्हेन ही मतलब बायर, व्हेन ही सिग्निफाइज, SIGNIFIES, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल टू द सेलर. व्हेन ही सिग्निफाइज, हे भगवान. संजना, गुड मॉर्निंग. संजना पूछ रही किस साल का आरटीपी है? संजना जी, ये आपके ही अटेम्प्ट का है, दिसंबर 2022 का. ठीक है, ठीक है. सो व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज एसेंट टू द सेलर, सेकेंड बुलेट या बी पॉइंट जो भी आपने जैसे दिया है, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट, व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट adopting the transaction,
adopting the transaction. Or third bullet, या C point, if he does not signify his acceptance, if he does not signify his acceptance to the seller, but retains the goods, beyond a reasonable time, but retains the goods beyond a reasonable time. मतलब जैसे 3 दिन अगर हो गए फिर भी टीवी को रिटर्न नहीं किया होता, तब माना जाता जेठालाल से आकाश को सेल हो चुका है. बट यहां पे तो सिचुएशन कुछ और ही है ना, तो इसलिए रेफरेंस में और एक पॉइंट लिखो. फर्दर, if the goods get damaged, where the goods get damaged, when the goods get damaged without any fault of the buyer or seller, without any fault of the buyer or seller, without any fault of the buyer or seller, then the risk will lie with the owner. Then the risk will lie with the owner. The risk will lie with the owner. Point number 3. Akash had got the television from Jethalal Akash had got the television from Jethalal for 3 days. For 3 days. But before any action could have been taken, the television set was spoilt due to an earthquake. और लास्ट पॉइंट दीजिए, because of the reasons stated above, we may conclude that the property has not passed to Akash. We may conclude that the property has not passed to Akash. Therefore, Akash is not liable to pay the price.
Therefore, Akash is not liable to pay the price. Question क्या पूछा है? क्या आकाश लाइबल है प्राइस पे करने के लिए? तो आप क्या लिख रहे हो कंक्लूजन में? आकाश इज नॉट लाइबल टू पे द प्राइस. और एक सवाल पूछा है, हु विल अल्टीमेटली बेयर द लॉसेस. तो इसलिए आपको और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में. लिखो, द लॉस फाइनली शुड बी बोर्न बाय मिस्टर जेठालाल द सेलर. The loss will be borne by Mr. Jethalal, the seller. 5 मार्क का ये सवाल है. लेंथ देख लो आप लोग. आप पूछते हो ना मुझे कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए. तो वट एवर योर हैंड राइटिंग की साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 पेज आंसर फॉर दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. Next, when can an unpaid seller exercise his right of lien over the goods under the Sale of Goods Act? So I think this is a direct theory question. Can he exercise his right of lien even if the property in the goods has passed to the buyer? When such right is terminated. कितने questions एक ही question में. And can he exercise his right even after he has obtained a decree for the price of goods from the court? एक question में 4 question है. ये आया था क्या? बेस्ट है. फिर आधी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है. तो पहली बात तो अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर एक ऐसा सेलर होता है जिसने गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी है, बट अभी तक उसको पूरा पेमेंट उन गुड्स के ऊपर नहीं मिला है. सबसे पहला राइट जो ये सेलर को मिलता है, दैट इज द राइट ऑफ लीन. कैश में गुड्स को बेचा है, कैश मिला नहीं है. क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, बट अभी तक आपको आपका पेमेंट नहीं मिला है, या तो फिर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब आप आपका राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो. क्या आप तभी भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो जब प्रॉपर्टी पास हो गई है? अरे तभी कर सकते हो, क्योंकि राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल कब मिलता है? जब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर ली है, बट अभी तक आपको पेमेंट मिला नहीं है. अगर आप ही ओनर हो तो फिर ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे आप? तो कैन यू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इवन इफ द ओनरशिप इज पास टू द बायर? यस. कैन यू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन इवन इफ यू हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री फॉर द प्राइस फ्रॉम द कोर्ट? तो मतलब आपने बायर के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तब भी क्या लीन एक्सरसाइज कर सकते हो? यस. आप लीन एक्सरसाइज कर रहे हो टू क्रिएट दैट प्रेशर, ताकि बायर जो है वो पेमेंट दे दे. बट अगर उसको फर्क ही नहीं पड़ता है तो आप क्या करोगे? फिर केस फाइल करके पेमेंट लोगे. तो केस भी फाइल कर सकते हो और लीन भी एक्सरसाइज कर सकते हो. इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. और कब ये राइट टर्मिनेट होती है? बताओ कब टर्मिनेट होती है? लीन करना मतलब क्या होता है? टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. लीन मतलब क्या? टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. अगर आपके पास गुड्स का पोजेशन ही नहीं है, क्या आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो? बायर को गुड्स डिलीवर हो चुके हैं, बायर के एजेंट ने गुड्स को कलेक्ट कर लिया है, आपके पास अगर गुड्स का पोजेशन ही नहीं है तो क्या लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है? उस समय पे लीन विल कम टू एन एंड, इट विल बी टर्मिनेटेड. इट विल बी टर्मिनेटेड. यस और नो गाइस? पक्का? कुछ डाउट है? वो तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट है. दैट वाज नॉट लीन, दैट वाज स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ठीक है, चलो लिखो आंसर नंबर 9. आंसर नंबर 9 हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन विद 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटिंग टू द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई थिंक दिस विल बी अ 4 मार्क क्वेश्चन. 6 मार्क्स. ग्रेट. लिखो. An unpaid seller
an unpaid seller can exercise the right of lien by retaining the possession of the goods, by retaining the possession of the goods by retaining the possession of the goods until the payment is made for the price. Until the payment is made for the price. Next, point number 2. तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन. ठीक है, तो लिखो पॉइंट नंबर 2, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड this right can be exercised by an unpaid seller who is in possession of the goods, who is in possession of the goods where, who is in possession of the goods where, first bullet, the goods have been sold without any stipulation as to credit. Without any stipulation as to credit. Without any stipulation as to credit. Second bullet, goods are sold on credit. Goods are sold on credit, but the term of credit has expired. और एक बुलेट दीजिए, the buyer becomes insolvent. The buyer becomes insolvent. Next, point number 3. Unpaid seller can exercise his right of lien even if the property in the goods, even if the property in the goods has passed to the buyer. Even if the property in the goods has passed to the buyer. Next point, point number 4. This right shall be terminated. This right shall be terminated this right shall be terminated when, first bullet, the goods are delivered to a carrier of the buyer. Goods are delivered to a carrier of the buyer. Second bullet,
buyer has obtained the lawful possession of the goods. Buyer has obtained the lawful possession of the goods. Buyer has obtained the lawful possession of the goods. और एक आखिरी सेंटेंस है कि क्या आप लीन को तभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपने केस फाइल किया है. तो इसका जवाब है यस, ही कैन एक्सरसाइज. Yes, he can exercise his right of lien. Yes, he can exercise his right of lien even after he has obtained. Even after he has obtained a decree, D-E-C-R-E-E. For the price of goods from the court. For the price of goods from the court. From the court. 5 मार्क का सवाल होना चाहिए. 5. हो सकता है आपको आईपीपी के टेस्ट में 6 मार्क्स का होगा, बट 5 इज फेयर इनफ. सुनो ना, एक बात मेरे को बतानी थी बिफोर मूविंग आउट, दैट ऐसा सवाल जो इंस्टीट्यूट पूछता है, प्रोजेक्टर बंद हो गया है क्या? ऐसा सवाल जब इंस्टीट्यूट पूछता है ना, इट माइट हैपन नाउ कि अंकुश है यहां पे, ऐसा हो सकता है कि आपको 4 में से 3 सवाल के जवाब देने आ रहे हैं, 2 सवाल के जवाब देने आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है. तो लेट मी टेल यू, आप क्या कर सकते हो ना, जितना आपको आता है उन सवालों के जवाब आप लिख सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको जितना कंटेंट आपने लिखा है उसके हिसाब से मार्क्स देता है. प्रोजेक्टर नहीं चालू है, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है. तो जितना कंटेंट आपने लिखा है ना, उस कंटेंट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं. तो इवन इफ इट्स अ 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन, अगर आपको 3 सवालों के 2 सवालों के जवाब देने आ रहे हैं, उतना तो आप लिख के आ जाओ. आप ऐसे मत सोचो कि मुझे पूरा सवाल का जवाब देते नहीं आ रहा है. जितना आप लिखोगे उतने के आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि पूरा क्वेश्चन का जवाब आपको देते आ रहा है. जितना आ रहा है उतना कंटेंट लिख दो, उतने के आपको मार्क्स मिलेंगे. जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे एक ही क्वेश्चन में, जितना आता है उतना लिख दो, उतने के आपको प्रोपोर्शनेटली मार्क्स मिलते हैं. रिमेंबर दैट. फिर बाद में अगर बाकी के आंसर्स लिखते लिखते कुछ क्लिक हो जाता है तो यू कैन कंटिन्यू द आंसर. सो लीव दैट मच ऑफ स्पेस एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट आंसर्स. पहले जितना आता है उस पर आप फोकस कीजिए. यूजुअली फर्स्ट 15-20 मिनट्स यू आर रियली वेरी एंशियस एंड यू आर डरे हुए एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस, बट जैसे जैसे आप लिखते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है और आपको जवाब भी याद आने लग जाते हैं. तो अगर कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, जितना याद आता है लिख दो एंड लीव दैट स्पेस एंड मूव अहेड. यू कांट वेस्ट टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. बाद में अगर क्लिक हो जाता है तो अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हो वहां पे लिखना, क्योंकि जगह छोड़ी हुई थी. और अगर नहीं क्लिक होता है तो एटलीस्ट फोकस ऑन दोज आंसर्स विच यू नो, because you don't have 5 hours 6 hours for your paper. You have to manage those 3 hours very efficiently. So every minute is important. Okay? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 10. Mohan, Sohan and Rohan are partners in the firm Messrs. Mosoro and Company. Mosoro. Mohan, Sohan and Rohan. उसका मोसोरो नाम देखो. They admitted Mohan. हे भगवान, यही बाकी है. मोसोरोबो हो जाएगा फिर.
They admitted Bohan as nominal partner, as a nominal partner, and on agreement between all the partners, Bohan is not entitled to share profits in the firm. After some time, a creditor Karan filed a suit to Bohan for recovery of his debt. Is Bohan also a partner? Bohan denied for the same that he is just a nominal partner, partner for namesake. मतलब nominal partner होता है. And he is not liable for the debts of the firm, and Karan should claim his dues from the other partners. Taking into account the provisions of the Indian Partnership Act 1932, अब आपको बताना है whether Bohan is liable for the dues of Karan against the firm. Nominal partner क्या liable होता है? अच्छा, nominal partner के बारे में अगर चर्चा करें, कुछ कुछ उसके rights होते हैं, कुछ कुछ उसकी duties होती है. Partnership Act, types of partners, हाँ या ना? Sleeping partner, active partner, incoming partner, outgoing partner, partner only for profits, partner by estoppel, partner by holding out, nominal partner, he is just a namesake partner. क्या होता है basically? Nominal partner lends his name to the firm. Nominal partner lends his name to the firm without even having actual real interest in the firm. उसने सिर्फ उसका नाम lend किया है. Nominal partner is not even entitled to the profits. He is not entitled to the profits, but he is liable to the third party for all the acts of the firm. And he does not even participate into the management of the partnership firm. ऐसी होती है कुछ पोजीशन हमारे नॉमिनल पार्टनर की. बोहन क्या नॉमिनल पार्टनर है? अरे बोलो ना, बोहन ही ना. हाँ, तो बोहन अगर नॉमिनल पार्टनर है, इज ही एंटाइटल्ड टू द शेयर इन प्रॉफिट्स? Is he entitled to share in the profits? Is he entitled to the share in the profit? But is he liable to third parties for the acts of the firm? यही तो सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछे है ना, कि बोहन क्या करण को लायबल रहेगा? Yes. And if Karan filed a suit against the firm, would Bohan also be liable? So the answer to this question is yes. He would also be liable in this case also. तो यही पोजीशन होती है हमारे नॉमिनल पार्टनर की. ओके, सो he lends his name to the firm. He is a partner for namesake. ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, बट हाँ फर्म के पार्टनर्स की हरकतों के लिए he is liable. ओके, तब लायबल नहीं होता बोहन. तो हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे ना कि बाद में हुआ है ऐसा कुछ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. क्वेश्चन इज साइलेंट कि क्रेडिटर कब बना है, बट क्वेश्चन ने इतना क्लियरली कहा है कि ये तीन पार्टनर है, तीनों ने कंसेंट देके बोहन को लाया, और कंसेंट देने के बाद कुछ टाइम बाद करण ने केस फाइल किया बोहन के अगेंस्ट. तो भी कुछ टाइम बाद तो हम अज्यूम ये करेंगे क्रेडिटर भी कुछ टाइम बाद ही बना है, इसलिए केस भी कुछ टाइम बाद ही फाइल हुआ है. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ आड़ा टेढ़ा पूछना होता तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में ही पूछता, मतलब बताता, बट कुछ नहीं बताया तो फिर लेट्स गो इन द स्ट्रेट मैनर ओनली. ठीक है, चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर, मतलब आंसर नंबर 10. कौन से सवाल का जवाब लिख रहे हो? सबसे पहले वो लिखो, आंसर नंबर 10 लिखो. A person who lends his name to the firm, a person who lends his name to the firm a person who lends his name
to the firm without having any real interest. Without having any real interest in it. Then he is a nominal partner. Then he is a nominal partner. Then he is a nominal partner. Next, point number 2. A nominal partner is not entitled a nominal partner is not entitled to share the profits of the firm. To share the profits of the firm. Next point. However, he is liable. However, he is liable. For all the acts of the firm as if he was a real partner. As if he was a real partner. Next point, point number 3. 4. In the given case, Bohan was admitted as a nominal partner. Bohan was admitted as a nominal partner in the firm. Karan the creditor, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखना, Karan the creditor claimed dues from Bohan as he is a partner in the firm. As a partner in the firm. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते लिखो, बोहन डिनाइड फॉर द क्लेम. Bohan denied for the claim, saying that he is a nominal partner.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, thus we may conclude that Bohan will be liable to Karan. Bohan will be liable to Karan even though he is not entitled to share the profits. Though he is not entitled to share the profits. और एक बुलेट दीजिए क्योंकि दो क्वेश्चंस है ना. इन केस करण हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द फर्म वेदर बोहन वुड बी लायबल, उसके लिए भी जवाब दीजिए. इफ करण फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द फर्म, Boham will also be liable. Bohan will also be liable. Bohan will also be liable. Next, question number 11. A, B and C are partners in Messrs A, B, C and Company. The firm has decided to purchase a machine from Messrs L, M, N and Company. Before A and B purchased the machine, C died. बहुत important है. मशीन परचेज करने के पहले ही C की डेथ हो गई. डेथ हो गई. He ceased to be a partner on the day he died. अगर C की डेथ आज हुई है, आज ही से माना जाएगा that he is no more a partner. मशीन कब परचेस हुई है? उसके डेथ के पहले या डेथ के बाद? डेथ के बाद, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिखा है कि परचेस करने के पहले ही मशीन C की डेथ हो गई. मतलब इन शॉर्ट C की डेथ पहले हुई और मशीन बाद में परचेस की है. हाँ, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी के लिए, देखो कितना हम्बल है हमारा ICI, फिर भी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी के लिए दे दिया है. द मशीन वॉज परचेज बट देयर आफ्टर. अच्छा, फिर मशीन को परचेज किया, बट अनफॉर्चुनेटली A and B became insolvent and the firm was unable to pay for the machine. बट आप लोग जानते हो पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, फर्म की प्रॉपर्टी कम हो गई है तो क्या आपको पर्सनल प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी. पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. अब ए और बी की तो पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी, उसमें कोई शक क्या सवाल है? नहीं, जितना रिकवर कर सकते हो ऑब्वियसली उतना, क्योंकि वो लोग इंसॉल्वेंट हुए हैं. बट अब इंस्टीट्यूट आपसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या आप इस मशीन का पैसा सी की एस्टेट से रिकवर कर सकते हो? सी जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके एस्टेट से क्या आप ये मशीन का पैसा ले सकते हो? क्यों नहीं? अगर सी की डेथ हुई है उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, अगर फर्म को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते भी है, बट उन डिसीजंस के लिए और उन एक्शंस के लिए जो डिजीज्ड पार्टनर होता है वो लायबल नहीं होता है. जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन से ही ceases to be a partner and he is no more liable for the actions taken in the name of the partnership firm. जब तक उसकी डेथ हुई नहीं थी तब तक कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए हकदार होता है, बट जिस दिन उसकी डेथ हुई
उसके बाद उसके कोई राइट्स या कोई लाइबिलिटीज नहीं अराइज हो सकते, उसके मतलब ऑब्वियसली लीगल है और उसकी एसेट्स एंड वगैरह वगैरह। तो इस केस में क्या आप सी की एस्टेट से पैसा रिकवर कर सकते हो? बोलो ना। वेरी गुड, लिखो आंसर नंबर 11। फैक्ट्स लिखो जल्दी जल्दी, एक सेंटेंस में जल्दी से फैक्ट्स लिखो। हाथ दुख रहे? आदत लगा लो अभी। लग गई क्या? किसने? राजेश सर है। कैसे कैसे लिखाते थे? मतलब लॉ का? वाह, बेस्ट हो गया। बेस्ट है। लिखो लिखो। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी लिखना है। कोई बात नहीं, होता ऐसा कभी कभी। करूँ क्या डिक्टेट? फैक्ट्स लिख के हो गए आप लोगों के? लिखो पॉइंट नंबर 2। द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर। सत्यम क्या बताना है? फैक्ट्स लिखने में भी दिक्कत हो रही है क्या? मतलब अगर हो रही है तो यू शुड रियली रिकंसिडर। पॉइंट नंबर 2 लिखो। द एस्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. Done after his death. तो लायबल होगा एस्टेट उसका। बट तो लाइबिलिटी तो तभी अराइज हुई ना जब वो पार्टनर था। सो यू सी कि लाइबिलिटी जब अराइज हुई थी तब आप पार्टनर थे या नहीं थे, उसके हिसाब से आपका जवाब होता है। यहाँ पे आपने मशीन कब खरीदी है? उसके डेथ के बाद, इसलिए वो लायबल नहीं है। बट अगर डेथ के पहले सेल हो चुका होता, मतलब परचेस हो चुका होता, देन हु वुड हैव, मतलब हिज एस्टेट वुड हैव बीन लायबल। ठीक है? हाँ पता है मुझे। हाँ मॉड्यूल में दिया है ना कि परचेस कर लिया था बिफोर द डेथ, उसके बाद डेथ हुई और उसके बाद एक्चुअली डिलीवर हुई मशीन। हाँ तो कुछ कुछ है क्वेश्चंस जहाँ पे मॉड्यूल में भी गलत जवाब दिया है। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हेन द सेल हैपेंड। सेल, हाँ मतलब अगर सेल बिफोर डेथ हुआ है तो फिर लायबल होना चाहिए। सेल मतलब इस केस में परचेस, तो लाइबिलिटी अराइज होगी। और अगर आफ्टर डेथ परचेस किया है तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है? आई नो, इसलिए मैंने आपके बोलने के पहले ही क्लियर कर दिया। कितना लिखा है आपने? क्या लिखा है? द एस्टेट ऑफ अ डिजीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज एक्ट। उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो। द एस्टेट ऑफ द डिजीज पार्टनर the estate of the deceased partner is not liable for any future obligations. Is not liable for any future obligations.
डेथ के केस में और इंसॉल्वेंसी के केस में आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं होती है, पता है ना आपको? क्या नोटिस दोगे आप डेथ के पहले कि अभी डेथ होने वाली है, अभी मैं पार्टनर नहीं रहूंगा? सो इट्स नो नोटिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, इन द गिवन केस Messrs ABC and Company, in the given case, Messrs ABC and Company are having three partners. Mr. A, B and C. The firm was going to purchase a machine. The firm was going to purchase a machine from Messrs LMN and Company. From Messrs LMN and Company. But before the purchase, C died. और लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, as the machine was purchased after the death of C. As the machine was purchased after the death of C. The estate of C will not be liable for the dues of, क्योंकि वही क्वेश्चन लिखा है, देखो, would the estate of C be liable for the dues of Messrs LMN and Company? तो आप क्या लिखोगे? The estate of C will not be liable for the dues of Messrs LMN and Company. जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही कंक्लूजन जाएगा, सही ना? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. एक लास्ट करते क्वेश्चन नंबर 12. 13 भी कर ले, उसके बाद कितना बचेगा? 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, चलो एटलीस्ट 12 तो कर लेते हैं, क्योंकि फिर LLP और कंपनीज एक्ट ही बचता है. समझा क्या आपको? पार्टनरशिप तो भी कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है 12 पार्टनरशिप का, बाकी 13, 14, 15, 16, 17 इज LLP एंड कंपनीज एक्ट. सो एटलीस्ट लेट्स डू 12, देन आई विल गिव यू 3 minutes का time. You have to do underlining of keywords, and then we are discussing those 2 homework questions so that we can understand where you are falling short. क्या हुआ? क्या डाउट है? कौन? देखो, that's a partnership. वो पार्टनरशिप फर्म है. स्ट्रीमिंग चालू है? हाँ, वो पार्टनरशिप फर्म है, बट पार्टनरशिप फर्म में यूजुअली हम लोग एंड कंपनी डालते हैं, ऐसा है. तो ABC एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ पार्टनरशिप फर्म. कंपनी होती तो ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC लिमिटेड. कंपनी मतलब एक दूसरे का साथ होना, तो A, B और C को एक दूसरे का साथ है, इसलिए नाम है मेसर्स ABC एंड कंपनी. वैसा टाइप का. हर कंपनी नहीं होता है. कानून की दुनिया अपनी दुनिया है, ये अपने सपने खुद सजाती है और अपनी दुनिया खुद बसाती है, वैसी बात है. क्वेश्चन 12 में करूंगी, ओके, सो दैट ओनली LLP एंड कंपनीज एक्ट इज रिमेनिंग फॉर टुमारो. ऐसे लिंक आधी अधूरी नहीं छोड़ोगी. G, I and S were friends
and they decided to form a partnership firm and trade in a particular type of chemical. सुन रहे हो क्या आप? So there are three friends, GIS, and they decided to trade in a particular type of chemical. After 3 years of partnership, a law was passed which banned the trading of such chemicals. आज थर्सडे है क्या? नहीं, आज तो वेडनेसडे है. थर्सडे यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती है ना. डेली जाती है. गांव है ना, अंबे गांव. तो देखो ना क्या हुआ, 3 सालों बाद जो केमिकल में ये लोग डील कर रहे थे, क्या हो गया? बैन हो गया. सुन रहे हो क्या आप? As per the provisions of the Partnership Act, can GS and I continue the partnership or will their partnership firm will have to get dissolved? क्या बेकार क्वेश्चन पूछा है. अनलॉफुल ट्रेडिंग हो जाएगी वो केमिकल का अगर कंटिन्यू किया तो. वो केमिकल जिसमें वो डील कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, तो यू कैन नॉट ट्रेड इन दैट केमिकल एनी मोर. You will have to go into compulsory dissolution of the firm. One of the reasons for compulsory dissolution is unlawful activities. जो यहाँ पे केस अट्रैक्ट होता है. लिखिए चलो. A firm has to compulsorily get dissolved मैं भी अंबे गांव में हूं, तो बेटा आ जाओ ना फिर गुरुकुल में. अच्छा, गुरुकुल में बैठे बैठे मैसेज कर रहा है, वो भी हो सकता है. अग्रीड. नाम बताओ. क्या? कैलाश. नहीं नहीं, कैलाश नहीं, रुको. हाँ, कैलाश ही है. कैलाश. फेक तो नहीं लग रहा है, उसने फोटो वोटो भी चिपकाया है. चलो आ जाइए. A firm may be dissolved. A firm has to compulsorily get dissolved. मैं कुछ नहीं कर रही हूं यार, ऐसे मत देखो मुझे. A firm has to compulsorily get dissolved on the happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2. आपको याद है ना, फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है वो कंपलसरी हो सकता है या तो फिर वो वॉलेंट्री हो सकता है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट से हो सकता है या विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो सकता है. कुछ याद है क्या आपको? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट. इन दिस केस अगर याद नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्चुअल रिविजन के लेक्चर्स देख सकते हो यूट्यूब पे जो डाले है वो. इन द गिवन केस द फर्म इज कैरिंग ऑन द बिजनेस of trading in a particular chemical. And a law is passed which bans the trading. And the law लिखो ना, is passed. राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी, मतलब रीजनेबली गुड एटलीस्ट. A law is passed
which bans the trading of that chemical. Which bans, ban कर देना मतलब forbidden कर देना, prohibit कर देना, the trading of that chemical. Of that chemical. That chemical मतलब वो chemical जिसमें partnership firm deal कर रहा था. Next point. Thus the business of the firm becomes unlawful. Thus the business of the firm becomes unlawful, and the firm will have to be compulsorily dissolved. And the firm will have to be compulsorily dissolved. कितने आंसर्स लिखे आपने आज बताओ तो मुझे? 6? तो 6 के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे. आ जाओ उस सवाल पे जिससे हमने शुरुआत की थी. कौन से सवाल से? आंसर नंबर 7 से, है ना? आप निकालो आपका स्केल और पेंसिल. Underlining only with pencil, and your time, I'm giving you 3 minutes. 3 minutes में सारे 6 जवाबों के आपको keywords underline करने. Your time starts now. जल्दी जल्दी घड़ी के कांटे के हिसाब से आपको करना है अंडरलाइन. वन मिनट इज ओवर. 2 क्वेश्चंस के हो जाना चाहिए अंडरलाइनिंग. लॉ में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाँ, आपकी राइटिंग रीजनेबली गुड तो होनी चाहिए. पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना जरूरी है. अंडरलाइनिंग जरूरी है. ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Virtual students, you have to follow the instructions that I'm telling you all. Attempt सबका है. लास्ट 1 मिनट. लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग होने चाहिए अंडरलाइनिंग के लिए. कल अगर नहीं हुआ था आपका अंडरलाइनिंग तो आज हो जाना चाहिए. आप रियलाइज करोगे कितना डिफरेंस है कल में और आज में. हुआ? देखो अभी तक तो आधी मिनट बची, फिर भी कितने बच्चों का हो गया. कल मेरे को एक्स्ट्रा 1 मिनट देना पड़ा था, आज 30 सेकेंड्स पहले हो गया. देखो अभी तक नहीं हुए 3 मिनट. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल. अभी तक 3 मिनट नहीं हुए, फिर भी कितने बच्चों का हो गया. नाउ 3 मिनट्स आर ओवर. हो गया. देखो कल 6 आंसर्स को लिखने को आपको अंडरलाइन करने को टाइम नहीं मिल रहा था. आज यही 3 मिनट ही दिए थे और 6 क्वेश्चंस ही थे, फिर भी आपका अंडरलाइनिंग कैसे हो गया? प्रैक्टिस.
दिस इज वॉट इज मेकिंग द डिफरेंस. कल आपको और कम टाइम लगेगा और आप सोचो फिर फाइनल एग्जामिनेशन में कितना कम टाइम लगेगा. और अब आपके दिमाग में भी है ये चीज कि मेरे को 2 घंटा 45 मिनट्स में ही आंसर सारे कंप्लीट करने हैं. 15 मिनट मेरे को रिव्यू के लिए और अंडरलाइनिंग के लिए रखना है. जो बच्चा ये लेक्चर नहीं देख रहा है, जिसने ये सब प्रैक्टिस नहीं की है, उसको तो ये भी नहीं प्लानिंग पता है कि 3 घंटे में उसको आगे क्या करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है. ये छोटी छोटी एक्ट्स रियली मेक अ ह्यूज इंपैक्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइटिंग प्रैक्टिस के जो सेशंस चालू है, इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लो. आपको खुद कल में और आज में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. खुद आप देखो, कल मैंने 2 मिनट दिए थे, 2 से 3 पे गई, 3 से फिर मैं 4 पे गई, फिर 4th मिनट पे आप सब लोगों का हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला था देखने तो दो कितना टाइम लगता है आपको अंडरलाइनिंग के लिए. 4 मिनट आपको लगे थे. आज 2.5 मिनट्स में 1.5 घंटा आपको कम लगा फॉर 6 आंसर्स. अच्छा, 1.5 मिनट, भावनाओं को समझो, शब्दों को नहीं. 1.5 मिनट आपको कम लगा फॉर 6 क्वेश्चंस. कल आपको शायद से और आधा मिनट कम लगेगा आज के कंपैरिजन में. सो बेसिकली आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे 6 आंसर्स का अंडरलाइनिंग के लिए. सो दिस रियली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन में भी आप आंसर लिखोगे ना, तो अब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज ऑलरेडी प्लान्ड है कि आपको कितना समय किस चीज के लिए देना है. आपको इसके लिए भी, चेकिंग के लिए भी टाइम देना है, अंडरलाइनिंग के लिए भी टाइम देना है. आपकी हैंडराइटिंग भी रीजनेबली गुड होनी चाहिए. साथ साथ में देयर शुड बी नो स्क्रिबलिंग एंड एवरीथिंग. एवरी क्वेश्चन शुड बी गिवन ऑन अ न्यू पेज. फिर आपको याद रहेगा जो मैंने आज कहा है कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है. मैम ने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखाया था. जितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो लिख देना है. नहीं कुछ याद आया तो फिर आप स्पेस छोड़ सकते हो. तो ये सारी बातें आपको एग्जामिनेशन के दिन याद आएगी, विच विल रियली मेक एन इम्पैक्ट ऑन द डे ऑफ योर रिजल्ट, है ना. चलो हम लोग डिस्कस करते वो दोनों क्वेश्चंस जो कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे. आई विल जस्ट ओपन दैट ICI क्वेश्चन पेपर. हाँ, ICI.org, BOS Knowledge Portal, previous year question papers, foundation, law. क्वेश्चन 1 ही दिया था ना. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और एक केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था. देखो, शीना वॉज अ क्लासिकल डांसर. शी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद शीतल विद्या मंदिर फॉर 60 डांस परफॉर्मेंसेस. एज पर द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज सपोज टू परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड शी विल बी पेड 10,000 रुपीज पर परफॉर्मेंस. क्या हुआ? However, after a month, अभी तो सुधर जाओ यार, 21 दिन ही बचे हैं. 20.5, ऐसा कुछ नाम होता है, नंबर होता है क्या 20.5? However, after a month, she was absent without informing due to her personal reasons. Answer the following questions as per the provisions of the Indian Contract Act 1872. Whether the management of Sheetal Vidya Mandir has the right to terminate the contract. Yes, but अभी हाँ ना, पता नहीं, बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना. But yes, the answer is कि क्या आप sue कर सकते हो, terminate कर सकते हैं. Yes. If the management of Sheetal Vidya Mandir informed Sheena about its continuance, can the management still resign the contract after a month on the ground subsequently? No. And can Sheetal Vidya Mandir claim damages that it has suffered because of breach in any of the above cases, in both the above cases? देखो, मैं आपको प्रोविजन बताना चाहती हूँ. फैक्ट्स तो आप लिख दोगे, मैं आपको प्रोविजन बताना चाहती हूँ. देखो, ये परफॉर्मेंस का चैप्टर है, मतलब यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि आपने अपने आप को डिसेबल कर दिया है परफॉर्मेंस से. आपने अपने आप को
डिसेबल कर दिया है परफॉर्मेंस से। तो शीना के कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ही उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। तो 60 परफॉर्मेंसेस के लिए उसको अपॉइंट किया था, 1 महीना उसने किया काम, बाद में उसने आना बंद कर दिया। अब ये जो शीतल विद्या मंदिर है उसके पास 2 ऑप्शन है। 1, इट कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ब्रेक के बाद अगर वो वापस आ जाती है तो शीतल विद्या मंदिर कैन ईदर वर्बली और बाय कंडक्ट शो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन कंटिन्यू। बट जो भी नॉन परफॉर्मेंस का पीरियड था उस समय के लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, वेदर यू डिसाइडेड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट or whether you showed interest in the continuance of the contract. If you decide to terminate the contract, that is to resign the contract, बाद में आप अचानक से कंटिन्यूएशन के लिए डिमांड नहीं कर सकते हो। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दीजिए या तो आप कंटिन्यू करने के लिए बोल दो, लिख दो या बिहेवियर से वो मैसेज पहुंचा दो। दोनों भी केसेस में डैमेजेस क्लेम करना पॉसिबल है, ठीक है। बट आप टर्मिनेट भी कर रहे हो और कंटिन्यू भी कर रहे हो, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। इट इज ईदर कंटिन्यूएशन और इट इज ईदर टर्मिनेशन। हाँ, मतलब टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। और एक तो ये एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था 2A, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस के बारे में। बट बिकॉज इट वॉज अ 7 मार्क्स क्वेश्चन, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। सो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। फिर आप टाइम पास के लिए जो आपने लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिली थी, आपने एजेंट के द्वारा उसको चैरिटी में दे दिया। तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, natural love and affection, time barred debt, completed gift, charity, bailment, agency, सारे पॉइंट्स कवर करने हैं with one sentence of explanation of each। तो जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो आपको लिखना पड़ेगा पार्टीज आर इन अ रियल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ तो ही एनफोर्सेबल है। टाइम बाद डेट को पे करने का आपने राइटिंग में साइन करके अग्री किया है तो ही वैलिड है। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए भी आपको वो जो कंडीशंस है वो लिखना जरूरी है। एक एक सेंटेंस आपको सभी को एक्सप्लेन करना जरूरी है बिकॉज इट्स अ 7 मार्क क्वेश्चन। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, सिर्फ पॉइंटर्स दे दिए वो सारे एक्सेप्शन के, तो आपको पूरे 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, सारे पॉइंटर्स एक एक सेंटेंस में भी एक्सप्लेन कर दिया तो भी आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव। सपोज ये क्वेश्चन आपने एकदम एंड के लिए छोड़ा है, एकदम एंड के लिए। अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं बट आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एटलीस्ट डिस्कस तो करने पड़ेगा ना आप लोगों के साथ। कुछ भी हो सकता है लॉ का पेपर बहुत ईजी है बट लेंदी है। ऐसे भी कभी कभार कैचेस आते हैं, हाँ जैसे लास्ट टाइम का बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था बट इतना लेंदी कि बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाए। या कभी कभार इंस्टीट्यूट कम क्वेश्चंस पूछती है बट खतरनाक क्वेश्चन पूछती है। कभी अगर इंस्टीट्यूट का मूड रहा तो फिर अकाउंट्स या मैथ्स को ही कैच कर लेती है तो लॉ बच जाता है तब। तो ऐसे कुछ भरोसा नहीं है, ऐसे मत बोलो प्लीज, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, कभी अगर ऐसा हुआ कि आपका पेपर भी लेंदी है, ओके, तो आ रहा सब कुछ है बिकॉज इट्स एन इजी क्वेश्चन पेपर बट इट इज टू लेंदी, तो ऐसे केस में अगर सपोज आपके ये 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और टाइम सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, दैट टाइम यू हैव टू एक्ट स्मार्ट बिकॉज इन द लास्ट 15 मिनट्स यू हैव टू एक्चुअली हैव अ सेल्फ चेक, कितना लिखना बचा है और कितना समय आपके पास बचा हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो ना, एटलीस्ट पॉइंटर्स लिख के आ सकते हो, ओके, सो दैट यू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो आप फिर इंट्रोडक्शन भी मत लिखो, आप सिर्फ लिख दो कि यूजुअली कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 करके आप सारे हेडर्स
आप क्योंकि 5 ही मिनट बचे, 10 ही मिनट बचे, इतना आप कैसे लिखोगे कंटेंट? तो एटलीस्ट आप हेडर्स दे दोगे ना, विल गिव यू मैक्सिमम। तो फिर 7 में से एटलीस्ट आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। ओके देखो, अगर 3 या 4 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन होता ना तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। देन व्हाट वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट वाज टू कवर ऑल द 7 पॉइंट्स। फिर आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सारे एक्सेप्शंस कवर करना जरूरी है। और फिर वैसे ही जैसे ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के स्टेप्स है, टाइम कम है, तो आप एटलीस्ट हेडर्स दे दो तो आपको मार्क्स मिल जाते। तो लास्ट 15 मिनट्स में यू एक्चुअली हैव टू हैव अ चेक कि बच्चे 15 मिनट और आंसर्स कितने लिखने हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या? आप उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपके अगर 4-5 क्वेश्चंस बचे तो फिर रियली यू नीड टू वर्क ऑन द स्पीड। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो भी मैनेजेबल है, 4-5 क्वेश्चंस बचे तो फिर आपका पेपर कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो आपको कोई भी हालत में फैक्ट्स तो लिखना ही नहीं है, फटाफट लॉ का प्रोविजन और उसमें अप्लाई करते कंक्लूजन भी दे देना है, अलग अलग भी नहीं लिखना है। तो सब कंबाइन करके होगा ताकि ओवरव्यू हो जाता है। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, इनिशियल आंसर्स बच्चा जब लिखता है ना, पहला 1 घंटा लेट के लिखता है, एकदम मस्त, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छा प्रेजेंटेशन, भर भर के आंसर लिखेगा, ऊपर का भी, नीचे का भी, आगे का भी, पीछे का भी, और इमोशनल हो जाता है बच्चा। और बाद में 2 घंटे में उसको वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो दैट शुडंट हैपन विथ ऑल। इसीलिए तो हम ये राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको समझ में आना चाहिए, फेयर इनफ, लेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट को कितना टाइम लग रहा है, सो दैट थिंग्स आर सॉर्टेड इन योर माइंड। नथिंग इज अनप्लान्ड, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। उन 3 घंटे का एवरी मिनट शुड बी प्लान्ड। आप 1 घंटा बहुत अच्छा लिखोगे, लेट के लिखोगे, और बाकी के 2 घंटे में आप वो प्रेशर फील करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द कंटेंट, द प्रेजेंटेशन। कंटेंट बहुत अच्छा है बट राइटिंग एकदम बेकार है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एग्जामिनर को, तो भी इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है बट लिखा ही 70 मार्क अच्छे प्रेजेंटेशन के चक्कर में, तो क्या फायदा होगा? बताओ मुझे, कुछ फायदा होगा? 70 में से कितना है यार, बहुत ही जीनियस चाइल्ड भी हो ना, तो भी 70 में से आपको 55-60 मार्क्स मिलते हैं। जीनियस छोड़ो मैम, पास हो जाए बस हो जाता, तो क्या मिलेगा आपको मार्क्स? 70 में से 40 मार्क मिलेंगे। क्या फायदा हुआ? अच्छा प्रेजेंटेशन देखे। सो रीजनेबली गुड हैंडराइटिंग विथ 100 मार्क्स फुल्ली अटेम्प्टेड शुड बी योर गोल। एकदम मोती जैसा अक्षर है वैसा भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, बहुत ही 3rd क्लास हैंडराइटिंग है वैसा भी नहीं चाहिए। दोनों का बैलेंस मेंटेन करो आप, सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट that 100 marks paper with good content, without scribbling, without cancelling, reasonably good presentation with good content also obviously, क्योंकि कंटेंट ही आपको मार्क्स देगा। ऐसा जब होता है ना तो एंड के 2-3 आंसर्स में अगर आपने पॉइंटर्स भी दे दिए या शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया, इंस्टीट्यूट ज्यादा मार्क्स नहीं कट करता, बिकॉज इवन द इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स दैट यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट टू गो इन टू इंटर। Try to understand, if there are 1 lakh kids who are giving the examination, you should come in those 25,000 kids who are eligible to pass. This is what the institute is expecting. और आप याद रखना, अगर आप वो 25% में आना चाहते हो, आपको वो 25% बच्चों जैसा प्रेपरेशन भी करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचोगे मुझे पास होना है और आप अनप्लान्ड मैनर में आप मेहनत कर रहे हो, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट है। आपकी मेहनत आपको आपके गोल तक पहुंचानी चाहिए। अगर आपको से फॉर एग्जाम्पल कैंप से एफसी रोड तक जाना है, ओके, और आप चल के जा रहे हो और आप कैंप से हड़पसर के डायरेक्शन में चल के जा रहे हो, आप 10 घंटे भी चलोगे तो भी एफसी रोड नहीं पहुंचोगे, क्योंकि एफसी रोड इस साइड है, कैंप इधर है और हड़पसर इधर है। मेहनत बेकार गई। वहीं पे अगर आपको परफेक्टली पता है आपको जाना किस डायरेक्शन में है, आप कैंप टू एफसी रोड जो है ना 1 आवर में चल सकते हो, 1 घंटे में पहुंच जाते कैंप टू एफसी रोड चलकर। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। यू शुड प्लान इट। इफ योर गोल इज टू क्लियर December 2022 अटेम्प्ट, यू शुड नो आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में हेड कर रही है। नहीं तो आप 16 क्या 18 घंटे भी पढ़ोगे ना without any directions, it's useless because it's not going to give you results.
Everything should be managed and well planned. Yesterday only I tell you, I told you all, not yesterday, I think last Monday, जब मैंने आपसे पहली बार interact किया था, that if you're failing to plan, you're actually planning to fail. That's how things work in the CA examination. क्योंकि syllabus सबके लिए उतना ही है, एग्जाम सभी की उसी टाइम पे है, क्लासेस सभी ने सेम समय पे ली है, ओनली डिफरेंस इज हाउ यू आर मैनेजिंग दिस टाइम इन द प्रॉपर डायरेक्शन. तो प्लान ठीक से कर रहे हो, सारा आपके पास जॉट डाउन होना चाहिए. एग्जामिनेशन के एक हफ्ते क्या पहले प्लान है, एग्जामिनेशन के दिन के पहले आपका कैसा प्लान है, स्ट्रैटेजी है, उन 3 घंटे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ आपने सॉर्ट करना चाहिए आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से. ये मैं नहीं बोल सकती पहले इंग्लिश शुरू करो फिर लॉ लिखो, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बोल दिया पहले इंग्लिश शुरू करो फिर लॉ शुरू करो, हो सकता है 70 किड्स आर फ्रॉम हिंदी मराठी मीडियम स्कूल, उनकी इंग्लिश ही वीक है, 2 घंटे इंग्लिश में ही लग गए उनको. समझ रहे हो आप? सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. इंग्लिश के लॉ, तो लॉ से शुरू करना है कि इंग्लिश से शुरू करना है, सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए आपका, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर. अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूं, मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश का पेपर 40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकती हूं, आई वुड बी दैट स्टूडेंट जो इंग्लिश से शुरू करोगे. नहीं आए बात समझ में? अगर मैं वो बच्ची हूं जो मराठी मीडियम से आई हूं, हिंदी मीडियम से आई हूं, मेरी इंग्लिश रियली वीक है, बट लॉ थोड़ा बहुत समझ जाता है और अच्छे से लिख सकती हूँ, आई वुड रादर स्टार्ट विथ लॉ. तो वो आप डिसाइड करो आपकी क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, और उसके हिसाब से आप या तो लॉ या तो इंग्लिश की शुरुआत करो. बट गोल होना चाहिए 3 घंटे में आपका पूरा पेपर लिखकर रिव्यू करके की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके हो रहा है. ये आपका गोल होना चाहिए. मेहनत उसी डायरेक्शन में आपको करनी है. आज के जो 2 जवाब है जो आपको लिखने होंगे वो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? क्या हुआ? अगला टेस्ट लॉ का है क्या? कल तो कोई नहीं होगा ना, परसों होगा ना. कल ज्यादा बच्चा आएंगे फिर क्लास में. टुडे यू हैव टेस्ट एट 5 o'clock ना, अकाउंट्स. मेनी किड्स वर स्टडिंग फॉर अकाउंट्स. वो बाद में देखेंगे लेक्चर, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बाद लॉ के लिए उनको प्रिपेयर करना है, ऐसे कह रहे थे वो. देखो क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3A2. कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म. मैं आंसर नहीं बोलने वाली हूं. आप लोगों ने आंसर्स ही इतने सारे लिखे हैं ना, दैट यू ऑल हैव लिटरली बिकम फेमिलियर विद एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई एम रियली प्राउड फॉर दैट. तो एक तो क्वेश्चन 3A2 लिखना है आपको, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूं, मेरे को पता है वो आपको आता है. और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, व्हाट आर इम्प्लाइड कंडीशंस in a contract of sale by sample? Also state the implied warranties. Implied warranties, 4 implied warranties, 4 implied warranties आपको लिखनी है. और implied condition सिर्फ आपको लिखना है sale by sample. It's a 6 mark question. तो सेल बाय सैंपल 2 मार्क के लिए होगा, implied warranty और उसका एक्सप्लेनेशन, और वो 4 वारंटीज जो है ना उसके लिए वो 4 मार्क होगा. तो 2 क्वेश्चन आपको लिखने 10 मार्क के, एक तो ये 6 मार्क का और ऊपर वाला जो था वो 4 मार्क का, एक पार्टनरशिप एक्ट का, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का. और कल जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो LLP और कंपनीज एक्ट का रहेगा, क्योंकि कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दिया था मैंने, आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप, अब टुमारो कंपनीज एक्ट एंड LLP का एक क्वेश्चन है ना. चलो, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय, मोस्ट वेलकम.